आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ। ये कहानी पूरी शुरुआत में हम इस कहानी के लीड कैरेक्टर टॉम हॉलैंड यानी कि नेथन को देख पाते हैं, जो कि इस वक्त हवा में बेहोशी की हालत में कार को ट्रैक पर लेटा होता है। यहाँ पर बहुत सारे बॉक्सेस होते हैं जिसके ऊपर कूदता फांदता हमारा स्पाइडरमैन उनके ऊपर घूम रहा होता है, जहाँ पर उसका पीछा एक और शख्स कर रहा होता है और उसी से बचकर भागने की जद्दोजहद के अंदर ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है कहानी के फ्लैशबैक यानी कि करीब 15 साल पहले। यहाँ में नेथन और उसका बड़ा भाई सैम दिखाया जाता है, जो कि इस वक्त एक म्यूजियम के अंदर एक मैप को चुराने आए थे, जो कि दुनिया का पहला मैप था। साथ ही यहाँ पर सैम नेथन को ये बताता है कि इस मैप को समुद्री लुटेरों के थ्रू बनाया गया था। आज से कई सालों पहले जब समुद्र के अंदर कोई भी जहाज आया या जाया करता था तो समुद्री लुटेरे उन सभी का खजाना छुपाकर एक ऐसी जगह महफूज रख देते थे ताकि उस खजाने तक कोई न पहुंच सके और वो खजाना उन्हें वापस से मिल पाए, इसीलिए उन्होंने एक मैप बनाया और आज ये मैप हमारे सामने है। वेल, खास बात तो ये थी कि ये दोनों भी लुटेरों के खानदान से ही बिलोंग करते थे। साथ ही यहाँ पर सैम मैगलिन नाम के एक समुद्री लुटेरे के बारे में नेथन को बताता है, जिसे कि समुद्री लुटेरों का छिपा खजाना मिल चुका था। हालांकि मैगलिन को लोकेशन के बारे में पता तो चल चुका था, मगर वहां पर पहुंचने से पहले तक ही उसकी जान जा चुकी थी। ये सुनकर नेथन को लगता है कि हो सकता है कि शायद वो मैगलिन उस खजाने तक जरूर पहुंचा होगा, मगर खजाना किसी और जगह शिफ्ट कर दिया गया होगा या फिर खजाना खो चुका होगा। जिस पर सैम उसे कहता है कि अगर कोई चीज खोई है तो मिलेगी भी जरूर। जिसके बाद में ये दोनों ही उस मैप को चुराने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वहां का अलार्म ट्रिगर हो जाता है और सारे सिक्योरिटी गार्ड आकर उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं और फाइनली वो गार्ड्स उन दोनों को पकड़कर एक नन के सामने खड़ा कर देते हैं। हालांकि वो नन चाहती तो उन्हें काफी बुरी सजा दे सकती थी, मगर वो उन दोनों को सिर्फ हल्की फुल्की डांट फटकार लगाकर अपने रूम में वापस जाने के लिए कहती है। हालांकि यहाँ पर नेथन तो अपने रूम में वापस आ चुका होता है, लेकिन वो अपने बड़े भाई सैम को खिड़की से बाहर जाते हुए देखता है। इन दोनों की नजरें मिलती है और सैम अपने भाई के पास वापस आता है। साथ ही उसके हाथों में एक छोटी सी रिंग भी होती है और वो अपने भाई नेथन को कहता है कि वो अब जा रहा है उस खजाने की खोज में। साथ ही जाने से पहले वो नेथन को एक छोटा सा लेटर भी देता है और कहता है कि नेथन, तुम भी समुद्री लुटेरों के खानदान से हो तो ये भूलना मत कि तुम भी एक लुटेरे हो। जिसके बाद वो उसी रिंग को एक धागे में पिरोकर नेथन को पहना देता है और एक मस्त जादू की चप्पी देकर वहां से निकल जाता है। कुछ टाइम के बाद में जब नेथन उस लेटर को खोलकर देखता है तो उसके अंदर एक लाइटर मिलता है और साथ ही उस पेपर पे कुछ नहीं लिखा था, लेकिन नेथन जानता था कि जरूर उसने हाइड आउट में कुछ ना कुछ लिखा होगा। और जब वो उसको जलाता है तो उसके अंदर छिपा हुआ कुछ लिखा होता है कि यू आर द ग्रेट, यानी कि ये इंडिकेशन था उसके मन के अंदर लगी चिंगारी को ज्वाला बनाने के लिए। और अब धीरे धीरे करके समय आगे बढ़ता जाता है और हम देख पाते हैं प्रेजेंट टाइम को, यानी कि कहानी शिफ्ट हो चुकी है 15 साल आगे। यहाँ पर नेथन अब जवान हो चुका है और साथ ही एक बार टेंडर की नौकरी करता है। उसी वक्त वहां पर एक खूबसूरत बला पहुंचती है। नेथन उसे देखकर तो मानो जैसे अपना दिल दे बैठा था और उसे पटाने के लिए, इम्प्रेस करने के लिए वो अपनी बार टेंडरिंग की स्किल्स को उसे दिखाता है और एक शानदार जाम बनाकर उसे देता है। और जब वो लड़की नेथन को उसकी सिगरेट जलाने के लिए कहती है तो सिगरेट जलाते वक्त चुपके से अपने हाथ की सफाई के साथ में नेथन उसके हाथ का ब्रेसलेट चुरा लेता है। इस बात का सीधा मतलब ये निकलता है कि नेथन आज तक अपने बड़े भाई सैम की उन बातों को भुला नहीं पाया था कि तुम भी एक पायरेट हो। उसी वक्त वहां पर विक्टर नाम का एक शख्स पहुंचता है, जो कि नेथन को ये कहता है कि उसे उसका लाइटर पसंद आया और वो उस लाइटर को खरीदना चाहता है, मगर नेथन उसे किसी भी कीमत पर वो लाइटर नहीं बेचता, क्योंकि वो लाइटर खानदानी था और साथ ही वो लाइटर उसे सैम ने दिया था। थोड़ी देर बाद में विक्टर वहां से जाने लगता है और जब नेथन अपनी पॉकेट चेक करता है जिसके अंदर उसने चुराया हुआ ब्रेसलेट रखा था, तब उसे वो मिलता ही नहीं है, बल्कि उसकी जगह पर उसे विक्टर का एड्रेस मिलता है। यानी कि शेर को सवा शेर मिल चुका था, यानी कि विक्टर चोरी में उसका भी बाप था। और अब उस कार्ड पर लिखे एड्रेस की मदद से सीधा नेथन विक्टर के घर पहुंचता है, जो कि एक छोटे म्यूजियम से कम नहीं था। काफी पौराणिक तस्वीरें, किताबें और ढेर सारी पेंटिंग्स वहां पर पड़ी थी, जिन्हें देखकर तो नेथन मानो मंत्रमुग्ध हो चुका था। मंत्रमुग्ध बोले तो उसकी आंखों के सामने एक इल्यूजन क्रिएट हो गया, जो कि हर चोर की आंखों के सामने तब क्रिएट होता है जब उसे महंगी चीजें दिखाई पड़ती है। वहीं पर नेथन की नजर उसी मैप पर पड़ती है जो कि उसने बचपन में कभी अपने भाई के साथ देखा था। तभी पीछे से विक्टर वहां पहुंच जाता है और वो नेथन से कहता है कि वो उसके बड़े भाई सैम को जानता है। नेथन आखिर उससे पूछता है कि तुम मेरे भाई को कैसे जानते हो, तो वहां पर विक्टर उसे बताता है कि तुम्हारा बड़ा भाई सैम और मैं उसी खजाने के पीछे लगे थे जिसका मैप तुम्हारी आंखों के सामने है। हालांकि ये बात काफी पुरानी थी और अब सैम मेरे साथ में नहीं है, यानी कि अब सैम खो चुका होता है। तभी यहाँ पर विक्टर नेथन को एक डील देता है कि अगर तुम इस मैप के साथ खजाने को ढूंढने में मेरी मदद करो तो हम तुम्हारे भाई को भी
ढूंढ पाएंगे और साथ ही हमें खजाना भी मिल जाएगा। कैसे आएगी ये डील? हालांकि ये बात सुनकर पहले तो नेथन मना करता है कि उसे खजाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन वो ये भी चाहता था कि अपने भाई से दोबारा मिल पाए, इसीलिए वो विक्टर की हाँ में हाँ मिलाकर उसकी डील को फाइनल कर डालता है। जिसके बाद एक पार्सल के साथ में नेथन वहां से निकल जाता है। उस पार्सल के अंदर कुछ फोटोज और कुछ डॉक्यूमेंट्स थे जो कि सभी उस खजाने से रिलेटेड थे, और उन सभी के साथ में नेथन अपने भाई की दी हुई पुरानी रिंग को गले में पहनकर अगले सुबह सीधा विक्टर के पास पहुंच जाता है। विक्टर यहाँ पर नेथन को 2 चाबियों के बारे में बताता है और कहता है कि ये 2 चाबियां मैगलन के खजाने तक पहुंचने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। उनमें से एक चाबी जो कि क्रॉस के शेप में थी वो कुछ ही दिनों में एक ऑक्शन में बिकने वाली है, और कैसे भी करके हम दोनों को उस क्रॉस को चुराना पड़ेगा। तब नेथन विक्टर को खजाने की चोरी के बाद 50-50% शेयर करने के बारे में कहता है, लेकिन विक्टर उसे कहता है कि वो उसे सिर्फ 10% ही देगा, और साथ ही ये भी कहता है कि जितना जल्दी हो सके काम पर लग जाओ। जिसके बाद ये दोनों करते हैं काफी सारी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग, और अब वो दिन आ चुका होता है जब था उस क्रॉस का ऑक्शन, और वहां पर शहर के काफी अमीर लोग मौजूद थे, जहां पर एक शख्स और भी मौजूद था। इसका नाम था सेंटियागो मोनकाडा, और जब इन दोनों की बात मोनकाडा से होती है तो ये दोनों भी समझ जाते हैं कि मोनकाडा भी उसी खजाने के पीछे लगा हुआ है। विक्टर हालांकि ये बात समझ चुका था, इसलिए वो वहां पर नेथन को अपने काम पर फोकस करने के लिए कहता है। हालांकि इन दोनों का प्लान काफी सिंपल था कि वो वहां की लाइट्स बंद करेंगे और अंधेरे में उस क्रॉस की को लेकर वहां से निकल जाएंगे। इस प्लान के इम्प्लीमेंटेशन के लिए सीधा नेथन पहुंचता है सिक्योरिटी रूम में, और जैसे ही वहां के मेन स्विच की वायर्स को कट करने ही वाला था कि तभी वहां पर सारे सिक्योरिटी गार्ड पहुंचकर नेथन को धमाधम कूटने लगते हैं। अब इतने सारे लोगों को देखकर नेथन वहां से भागने लगता है, और पर्सनली कहूं तो ये इस पूरी मूवी का एक वन ऑफ द बेस्ट सीन है, जहां पर नेथन भागता भागता ऊपर सीलिंग पे लगी ट्यूबलाइट्स को पकड़ते हुए एक के बाद एक दूसरी पर भागता जाता है। विक्टर ये बात जान चुका था कि इस वक्त सभी लोगों का ध्यान ऊपर नेथन पर है, तो वो चुपचाप अपनी होशियारी के साथ में एक सिक्योरिटी गार्ड का सूट पहनकर चालाकी से उस क्रॉस की को चुरा लेता है और वहां से भागने की कोशिश करता है। हालांकि उसे भागते हुए नेथन अपनी आंखों से देख लेता है, इसीलिए वो भी बाकी सभी सिक्योरिटी गार्ड से बचकर चुपचाप पहुंच जाता है विक्टर के पास में, जहां फर्स्ट टाइम नेथन को वो क्रॉस की देखने को मिलती है जो कि इस वक्त विक्टर के हाथों में होती है। जिसके बाद में ये दोनों पहुंचते हैं सीधा बार्सिलोना। ये आता है मैड्रिड में, और पर्सनली कहूं तो मैं भी बार्सिलोना जाना चाहता हूं। क्या यार, आप लोग मेरे वीडियोस देखते नहीं हो, एडवर्टीजमेंट देखते नहीं हो, क्लिक नहीं करते हो, तो पैसा कहां से कमाऊंगा। यहाँ पर विक्टर नेथन को एक डायरी दिखाता है जिसके अंदर एक पेड़ बना हुआ था, और इसी के साथ ये अपने बार्सिलोना की प्लानिंग बनाना शुरू कर देते हैं। वहां पहुंचने के बाद में विक्टर नेथन को इस पूरी की पूरी प्लानिंग की तीसरी पार्टनर से मिलवाता है जिसका नाम था क्लोई, और ये वो शख्स थी जिसके पास में उस महान खजाने को चुराने वाली दूसरी चाबी थी। हालांकि क्लोई वहां पर उन दोनों को देखते ही उनके साथ काम करने से मना कर देती है और बिना कुछ कहे वहां से जाने लगती है। तभी इन दोनों को कुछ क्लिक होता है, और जब ये लोग अपना खुद का बैग चेक करते हैं तो पता चलता है कि वो बंदी तो इनको चूना लगा गई और इनकी क्रॉस की चुरा कर भाग गई। तभी उसे पकड़ने के लिए नेथन उसके पीछे पीछे भागता है, और एक काफी अच्छा पार्कौर सीन हमें दिखाई पड़ता है। अब जो लोग पार्कौर नहीं जानते तो बता दो भाई लोग, फॉरेन के अंदर बिल्डिंगों पे छतों पर कूदना फांदना ही पार्कौर कहा जाता है। क्या बात है, फैक्ट का चैनल खोल लेना। वेल, कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी। एक लंबी चौड़ी भाग दौड़ के बाद में फाइनली नेथन उसकी कार के सामने आके उसे रोक ही डालता है और साथ ही उसे समझाता है कि तुम हमारी मदद के बिना खजाना ढूंढ ही नहीं सकती। उसी वक्त वहां पर विक्टर भी पहुंच जाता है और कहता है कि अगर तुम यहाँ से वो चाबी ले गई तो ये बात याद रखना कि इस खजाने के पीछे और भी कई माफिया के बड़े बड़े लोग शामिल हैं जिनकी नजरों में तुम प्रेफरेंस लिस्ट पर आ जाओगी, और अब अगर तुम्हें तुम्हारी जान की परवाह है तो सिक्योरिटी गार्ड्स तो होने बनता ही है, और हम दोनों से अच्छा तुम्हें और कौन सुरक्षा दे सकता है। तो क्यों ना क्लोई मैडम साथ में मिलकर काम किया जाए। जिसके बाद फाइनली क्लोई जी इन दोनों के साथ ही काम करने के लिए तैयार हो जाती है। जिसके बाद ये तीनों अपने नेक्स्ट क्लू के लिए एक चर्च पहुंचते हैं। बेसिकली ये वो चर्च होता है जहां पर उस किताब में सेम टू सेम वैसा दिखने वाला पेड़ था जैसा कि इन्होंने फ्लाइट में देखा था। मीनवाइल हम मोनकाडा को देख पाते हैं जो कि इस वक्त अपने पिता के साथ बदतमीजी से पेश आ रहा था, और उसका रीजन ये था कि मोनकाडा को कहीं ना कहीं ये पता चल चुका था कि उसका अमीर बाप अपनी सारी जायदाद बस दान में लोगों को यूं ही मुफ्त बांटने वाला है, और मोनकाडा ऐसा होने देना नहीं चाहता था। इसीलिए वो एक ट्रेंड किलर को हायर करता है जिसका नाम होता है ब्रेड टॉक। वेल, इसका नाम हम ब्रेड बोलेंगे क्योंकि शॉर्ट में अच्छा लगता है यार, जो कि अपने काम को बखूबी से निभाकर सीधा पहुंच जाती है मोनकाडा के पास में, जो कि उसे एक नया मिशन देता है और ये बताता है कि अब तुम्हें नेथन और विक्टर से जाकर वो 2 चाबियां लानी है जो मुझे चाहिए। जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है सीधा नेथन पर, जिसके पास में सैम के द्वारा दिए गए काफी सारे लेटर्स होते हैं और उन्हीं में से वो
क्लू निकालने की कोशिश करता है, जबकि दूसरी ओर विक्टर जमीन पर बने सारे के सारे सिंबल्स को देखकर नीचे तहखाने तक का रास्ता ढूंढ लेता है। और थोड़ी बहुत जांच पड़ताल कर लेने के बाद में नेथन को एक छोटी सी मूर्ति दिखाई पड़ती है और जैसे ही वो उसे घुमाता है तो उसके नीचे दो छोटे छोटे होल्स खुल जाते हैं जिसके अंदर उसी चाबी को लगाने की डिजाइन बनी हुई थी। और जब नेथन क्लोई के साथ उन दोनों चाबियों को यूज करता हुआ उन्हें क्लॉकवाइज घुमाता है तो वहां पर एक छोटी सी टनल खुलती है, जहां पर विक्टर इन दोनों को कहता है कि तुम दोनों इस टनल से आगे बढ़ो, मैं यहाँ पर खड़े रहकर बाकी लोगों का ध्यान बटाऊंगा। साथ ही यहाँ पर नेथन अपने दोनों को ट्रैक करने के लिए उसे एक फोन भी दे देता है और कहता है कि अगर हम कहीं मुसीबत में पड़े तो इस फोन की मदद से हम आपस में कांटेक्ट कर सकते हैं। उस टनल में जाने के बाद वहां से एक क्लब का खुफिया रास्ता निकलता है और उस खुफिया रास्ते से क्लब की ओर पहुंचकर इन लोगों को उन क्लूज से एक और रास्ता मिलता है। लेकिन जब ये दोनों उस रास्ते को खोलने की कोशिश करते हैं तभी वहां पर ब्रैड और उसके लोग पहुंच जाते हैं, जो कि इन्हें देखते ही इनके ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। कैसे तैसे अपनी जान उन लोगों से बचाते हुए फाइनली ये दोनों उस दरवाजे के अंदर एंटर हो जाते हैं और जब भी वहां पहुंचते हैं तो इन्हें एक और दरवाजा मिलता है और जैसे ही उस दरवाजे के अंदर क्लोई अपनी की लगाती है तो उस पूरे के पूरे चेंबर में पानी भरना स्टार्ट हो जाता है, जो कि आ रहा था उनके ऊपर मौजूद एक फाउंटेन से। हालांकि उसी मोमेंट पर विक्टर भी उन्हें ट्रैक करते करते उनके ऊपर की लोकेशन तक पहुंच जाता है। ये दोनों ही विक्टर को उनकी मदद करने के लिए कहते हैं। तब विक्टर पास ही मौजूद एक टेबल पर जो दो लोग खाना खा रहे थे उनकी टेबल को हटाता है, तभी उसे एक वहां पर की होल जैसा दिखाई पड़ता है। अब हालांकि विक्टर उस होल के अंदर अपनी की लगाता मगर तब तक वहां पर ब्रैड पहुंच जाती है और इन दोनों के ही बीच में धमाधम फाइट हो जाती है, जहां पर ये दोनों ही एक दूसरे को उठा उठाकर दूर फेंक रहे होते हैं। और फाइनली एक लंबी चौड़ी लड़ाई के बाद में विक्टर ब्रैड को हरा ही देता है और उस होल के अंदर अपनी दूसरी चाबी डालता है और जैसे ही वो चाबी को घुमाता है तो नेथन और क्लोई के सामने एक दूसरा दरवाजा ओपन हो जाता है और साथ ही जो पानी उस चेंबर में भर रहा था वो भी रुक जाता है। यहाँ पहुंचने के बाद ये तीनों आपस में एक दूसरे को एक छोटी खिड़की की मदद से देख पाते हैं। इसका मतलब साफ था कि ये तीनों अब बिल्कुल सेम ही जगह पर पहुंच चुके हैं। जिसके बाद में और आगे जाने पर नेथन को एक और दरवाजा मिलता है और यहाँ पर नेथन क्लोई की चाबी की मदद से उसे खोलने की कोशिश करता है, मगर वो चाबी उस दरवाजे को ठीक से खोल ही नहीं पा रही होती है। तब वहां पर नेथन को समझ में आता है कि इसे खोलने के लिए दो चाबियों की जरूरत पड़ेगी, तो वो विक्टर से उसकी चाबी मांगता है। लेकिन विक्टर इस वक्त ये सोचता है कि अगर मैंने ये चाबी उन दोनों को दे दी तो कहीं ये दोनों यहाँ से फरार ना हो जाए। लेकिन फिर भी उसे कहीं ना कहीं नेथन पर विश्वास था और वो अपनी चाबी नेथन को दे डालता है। जिसके बाद में क्लोई उन दोनों कीज को जोड़कर उस ताले की एक्चुअल चाबी बना लेती है, जिसकी मदद से ये दोनों ही उस दरवाजे को खोलकर अंदर पहुंचते हैं, जो कि एक तहखाना था और वहां चारों तरफ सुराइयां थी बड़ी बड़ी। जैसे ही क्लोई एक सुराई को खोलती है तो उसके अंदर उसे नमक मिलता है और धीरे धीरे करके वहां पर मौजूद बाकी सुराइयां भी फूट जाती है और उनका नमक जमीन पर गिर जाता है। उन नमक से भरी सुराइयों को थोड़ा बहुत जांच पड़ताल कर लेने के बाद में फाइनली उन्हें एक्चुअल नक्शा मिल जाता है, जो कि समुद्री लुटेरों ने आज से कई सालों पहले यहाँ पर छिपा रखा था। मगर नक्शा मिलते के साथ ही क्लोई वहां पर नेथन को डबल क्रॉस करने की कोशिश करती है और उस पर गन पॉइंट कर देती है, जहां पर नेथन क्लोई से पूछता है कि आखिर तुम हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम तो हमारी टीम मेंबर थी और अब अकेले ही यहाँ पर सारा माल उड़ाकर लेकर जाना चाहती हो। तो क्लोई बताती है कि मुझे प्रॉब्लम तुमसे नहीं तुम्हारे साथ ही विक्टर से है, क्योंकि उसने तुम्हारे भाई सैम को भी धोखा दिया था। जिसके बाद क्लोई बिना वक्त गवाए नेथन के सर पर एक जोरदार वार करके उसे वही नमक में पटक कर उन चाबियों और उस एक्चुअल मैप को लेकर भाग जाती है। जब थोड़ी देर बाद में नेथन को होश आता है तो वो अपने सामने विक्टर को देख पाता है और उस पर भड़कने लगता है, क्योंकि विक्टर ने उसे उसके भाई के बारे में झूठ बोला था और इसी वजह से नेथन को गुस्सा आ जाता है और वो विक्टर के साथ अपने सारी साझेदारी को तोड़कर वहां से जाने लगता है। जिसके बाद में नेक्स्ट मॉर्निंग सीन शिफ्ट होता है और हम देख पाते हैं क्लोई को, जो कि इस वक्त पहुंचती है सीधा सैंटियागो मोनकाडा के पास पे और साथ ही वो मैप और कीज उसे दे डालती है। यानी कि शुरुआत से ही क्लोई उसके साथ मिली हुई थी और ये पूरा प्लान सैंटियागो का ही था। मीनवाइल हम नेथन और विक्टर को देख पाते हैं, जहां पर विक्टर नेथन को ये बताता है कि तुम्हारे भाई की जान मेरी वजह से नहीं बल्कि ब्रैड की वजह से गई थी, वही है तुम्हारे भाई के खून के असली कातिल। हालांकि नेथन उसकी बात पर गुस्सा तो होता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि वो असली कातिल नहीं है तो वो अगेन विक्टर का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। हम देखते हैं कि क्लोई मोनकाडा के साथ कियम्बा जाने की प्लानिंग कर रही होती है। वहीं पर उन सभी को दूर से विक्टर और नेथन देख रहे होते हैं। वहीं कार्गो प्लेन के अंदर मोनकाडा उस पूरे मैप को स्कैन करवा देता है और साथ ही उस खजाने की एक्चुअल लोकेशन का पता लगा लेता है। लोकेशन मिल जाने की वजह से वो काफी खुश होता है और अपनी ही टीम मेंबर्स के साथ में अपना पुराना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा होता है। लेकिन तभी ब्रैड वहां पर उससे डबल क्रॉस करती है और उसे ही जान से मार डालती है। ब्रैड का हमेशा से ये सपना था
था कि वो खजाना उसके पास आ जाए, इसलिए वो इतने टाइम तक बस एक छिपा मोरा बनकर मोनकाडा के लिए काम कर रही थी। उसका एक शिकार तो रास्ते से हट चुका था और अब उसका दूसरा शिकार था क्लोई, क्योंकि क्लोई को भी उसी खजाने की तलाश थी और ब्रैड नहीं चाहती थी कि उसके और उसके खजाने के बीच में कोई और भी आए, इसलिए वो क्लोई को रास्ते से हटा देना चाहती थी। हालांकि उस वक्त क्लोई ने अपनी ही आंखों के सामने मोनकाडा का कत्ल होते देख लिया था, इसलिए वो अपने आप को छिपाने के लिए कहीं पर छिप जाती है। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है नेथन और विक्टर पर, जो कि एक छोटी सी कार की डिक्की में छिपकर उस प्लेन तक पहुंच चुके थे। हालांकि ब्रैड के लोग क्लोई को ढूंढ लेते हैं और उसके ऊपर गोलियां चलाना स्टार्ट कर देते हैं। वहीं पर वो भी उनके ऊपर गोलियां चलाना स्टार्ट करती है। इसी बीच नेथन को मौका मिल जाता है वहां से उस मैप को चुरा कर भागने का। उसी वक्त वहां से विक्टर उस मैप को अपने पास रख लेता है और एक राइडर सूट पहनकर पैराशूट लेकर वहां से नेथन को ये कहकर जाता है कि मैं कूद रहा हूं, तुम भी फटाफट वहां से कूद जाना। मगर नेथन को तो ब्रैड से अपने बड़े भाई सैम की मौत का बदला लेना था, इसलिए वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी वहां पर वो सारे गुंडे नेथन के ऊपर गोली चलाने वाले होते हैं और तभी नेथन मौका पाते ही सारे अंदर भरे माल को खोल देता है और हर माल अब उस प्लेन से नीचे गिरने लगता है। और ये इस मूवी का वो सीन था जो कि हमने इस मूवी की शुरुआत में देखा था और यहीं से कहानी आगे कंटिन्यू होती है। हालांकि वहां पर नेथन का पैर एक रस्सी में अटक जाता है, वो उसे निकालने की काफी कोशिश करता है, लेकिन इसी बीच गुंडे उसके ऊपर गोलियां भी चला रहे होते हैं और बड़ी ही मुश्किलों के साथ में नेथन उन सभी से बचते बचाते वापस से प्लेन में आ जाता है। लेकिन तभी वहां पर क्लोई उस कार में बैठी होती है, जो कि गोलीबारी से छिपने का बहुत ही अच्छा साधन था, लेकिन गलती से नेथन पर टक्कर लग जाती है और ये दोनों ही टकरा कर एक बड़े बॉक्स पर जाकर गिरते हैं। और पर्सनली कहूं तो ये इस मूवी का एक वन ऑफ द बेस्ट सीन है, जहां पर बहुत ही शानदार ग्राफिक्स का यूज किया गया है। उसी बॉक्स पर एक बड़ा सा पैराशूट लगा था और उसी पैराशूट की मदद से ये दोनों आसमान की ऊंचाइयों से गिरते हुए पानी में लैंडिंग करके फाइनली ये दोनों बच जाते हैं। वहीं पर पास ही किनारे पे एक छोटा सा आइलैंड होता है, जहां पर एक होटल भी बना होता है और ये दोनों डिसाइड करते हैं कि क्यों ना आज की रात इस होटल में बिताई जाए। वहां पर एक रूम को बुक कर लिया जाता है और रात को जब क्लोई उस रूम में सो रही होती है, तभी तेज दिमाग नेथन उन दोनों कीज का एक ऐसा शेप क्रिएट करता है जिससे कि उससे उस खजाने की फाइनल लोकेशन मिलती है। उस लोकेशन को वो एक पेपर पर लिख देता है, लेकिन तभी उसके मन में आता है कि क्लोई कहीं उसे फिर से धोखा ना दे दे, इसीलिए वो पेपर पर गलत कोऑर्डिनेट्स डाल देता है और चुपचाप जाकर सो जाता है। नेथन की प्रेडिक्शन थी कि क्लोई आकर उसके इस कोऑर्डिनेट्स को चेक करेगी और उसके उठने से पहले ही खजाना लूटने के लिए निकल पड़ेगी और ऐसा होता भी है। जब अगली सुबह नेथन की आंख खुलती है तो उसे बिस्तर पर क्लोई नहीं मिलती है और जो गलत कोऑर्डिनेट्स नेथन ने लिखे थे उस पेपर के पीछे सॉरी लिखकर वहां से जा चुकी होती है, यानी कि क्लोई नेथन के बिछाए जाल में फंस चुकी होती है और अब नेथन अकेला ही उस बड़े खजाने की खोज में निकल पड़ता है। और अब वो मोमेंट आ चुका था जहां पर नेथन को सोने से भरे दो बड़े बड़े शिप मिल जाते हैं, जहां पर ढेर सारा सोना होता है। वहां पर सोने के बड़े बड़े ट्रंक होते हैं, जिन्हें देखकर नेथन को याद आती है अपने भाई की, सैम की, कि उन दोनों भाइयों ने मिलकर ये सपना देखा था कि एक दिन आएगा जब हम इस खजाने को लूट लेंगे। लेकिन तभी वहां पर एंट्री होती है विक्टर की, जो कि नेथन को ट्रैक करता करता वहां पर पहुंच चुका था। ये दोनों ही अपना जश्न मना रहे होते हैं कि फाइनली इन्हें वो सोना मिल गया, लेकिन तभी वहां पर पहुंच जाती है ब्रैड। अब उनके गुंडों से बचने के लिए ये दोनों ही शिप के अंदर छिप जाते हैं और तभी ब्रैड बड़े बड़े हेलीकॉप्टर्स के साथ में उन दोनों सोने से भरे शिप्स को अपने साथ लेकर जाने लगती है। इस सीन को देखकर पर्सनली कहूं तो मुझे मेरी पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन मूवी सीरीज की याद आ गई, जिसके टोटल 5 पार्ट्स मैंने आज से करीब 2 साल पहले एक्सप्लेन किए थे। वेल, आप लोगों के लिए एक छोटी सी गुड न्यूज मैं आज ही दे डालता हूं। अपने आगे आने वाले फ्यूचर की मूवीज के अंदर मैंने पुरानी मूवीज जो फोटोज के साथ बनाई थी, उनको मैं अब वीडियो क्लिप्स के साथ एक तगड़े वॉइस ओवर के ऊपर आप लोगों के लिए जल्द ही लाने वाला हूं, ताकि जिन लोगों को फोटोज से वीडियो देखने में मजा नहीं आता तो वीडियो क्लिप्स के साथ देख देख कर मजे ले पाएंगे। कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी, यहाँ पर ये दोनों ही बड़े बड़े हेलीकॉप्टर्स इन दोनों सोने से भरे जहाजों को उड़ा कर लेकर जा रहे होते हैं, लेकिन नीचे विक्टर का तो कुछ और ही मानस था और वो अपने बैग के अंदर सोना भरकर उन दोनों हेलीकॉप्टर्स को हाईजैक करने का प्लान बनाता है और ऐसा होता भी है। वो उन लोगों को मारकर चुपचाप से हेलीकॉप्टर तक पहुंच जाता है और उसे हाईजैक करके एक शिप को अपने साथ लेकर जाने लगता है। मगर ब्रैड के लोग आखिर एक सोने से भरे जहाज को अपने आंखों के सामने कैसे जाते देख सकते थे, इसीलिए वो उसके ऊपर धमाधम फायरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं और रस्सियों पे रस्सियां बांधना शुरू कर देते हैं। जहां पर हमें इस मूवी का अगेन एक और आइकॉनिक सीन देखने को मिलता है। दोनों ही शिप हवा में यूं झूल रही थी मानो जैसे उनके पंख लगे हों। जहां एक तरफ तो विक्टर सोने से भरे शिप्स को हाईजैक करके पूरी तरीके से अपने काबू में लेना चाहता था, वहीं पर ब्रैड के लोग नेथन को जान से मारने में लगे थे। पर्सनली कहूं तो ये पूरा सिनारियो मेरे लिए एकदम बिल्कुल फ्रेश वॉचिंग था।
मैंने आज से पहले किसी और मूवी के अंदर ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं देखा जहाँ पर 2 बड़े हेलीकॉप्टर्स पर 2 बड़े सोने से भरे जहाज लटक रहे हो। वेल, आपको ये सीन कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। हालांकि वहां पर नेथन को मौका मिल जाता है एक तोप के अंदर बारूद भरकर सामने वाले हेलीकॉप्टर पर दे मारने का, और वो सेम ऐसा ही करता है। और जैसे ही गोला जाकर हेलीकॉप्टर पर टकराता है तो वो अंदर भरे लोगों के साथ साथ ब्रैड को भी लेकर जमीन पर गिरने लगता है, लेकिन चालाक ब्रैड रस्सियों की मदद से सीधा नेथन तक आ पहुंचती है और अगेन इन दोनों के बीच में एक और शानदार फाइट होती है। उसी वक्त विक्टर भी वहां पर नेथन को बचाने के लिए पहुंच जाता है, और जब नेथन रस्सी पर चढ़कर हेलीकॉप्टर में जाने की कोशिश करता है तो नीचे से ब्रैड भी आकर उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जो सोने से लदा बैग विक्टर के पास में होता है वो उसे ब्रैड के ऊपर दे मारता है और वो सीधा जाकर पानी में गिरती है। पहले तो इन दोनों को ही लग रहा था कि वो पानी में गिरकर मर जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता और वो जिंदा थी। लेकिन थोड़ी ही देर में हम देखते हैं कि हवा में लटकता वो जहाज जिसकी रस्सियां अब कमजोर हो चुकी थी और वो भी जाकर अब सीधा पानी में ब्रेड के ऊपर जाकर गिरता है। इसका मतलब तो ये था कि फाइनली ब्रेड का ब्रेड ऑमलेट हो गया। वेल, सोना चुराने की तो इन दोनों की ही मन से ख्वाहिश थी, लेकिन अब पानी के अंदर वो सोना वापस से चला गया है तो ये दोनों डिसाइड करते हैं कि क्यों ना अब इस दबे हुए सोने को गवर्नमेंट को ही दे दिया जाए। लेकिन तभी अपने बैग में से नेथन कुछ सोने की बार्स निकालकर विक्टर को देता है और कहता है कि यह है तुम्हारा इनाम। देखा जाए तो सोना चुराना विक्टर का एक सपना था और इस सोने को पाकर वो काफी खुश था। वहीं दूसरी ओर नेथन एक सच्चे दोस्त को पाकर खुश था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। वहीं पर हम इस मूवी का एक पोस्ट क्रेडिट सीन देख पाते हैं जहां पर हम व्यूअर्स को ये पता चलता है कि नेथन का बड़ा भाई सैम इस वक्त भी जिंदा है और एक जेल में कैद है जो कि अपने भाई नेथन को खत लिख रहा होता है। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ में ये शानदार कहानी यहीं पर खत्म होती है। सो गाइस, आपको